सिंह आज आपको आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य के बारे में बताऊंगी। पिछला वीडियो में आपने अपभ्रंश साहित्य और सिद्ध साहित्य तथा नाथ साहित्य और जैन साहित्य के बारे में जाना था। आज जानिए कि रासो साहित्य क्या होता है। तो रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। ये जो रासो साहित्य है उसे चारण साहित्य भी कहा जाता है। और रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो रास धातु से हुई थी। इसका मतलब है कि मंडलाकार समूह में गीत गाकर नृत्य करना होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा होके नाच और गाना करते थे, गाना गाते थे, यानी कि नृत्य गायन करते थे। उसी को रासो कहा जाता है। तो ये है हुआ रासो साहित्य। अब जानते हैं कि चारण शब्द क्या होता है। तो चारण उन्हें कहा जाता है जो नाच गाना करते थे और उन्हीं में से जो पढ़े लिखे थे वह रचना करने लगे तो उन्हें भाट कवि कहा जाता था। तो उन्हीं को चारण कहा जाता था। चारण साहित्य, वो जो भाट कवि थे वो चारण साहित्य लिखना शुरू किए क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। तो उन्हीं के माध्यम से चारण साहित्य का सृजन हुआ और उन्हें जो वो साहित्य जो लिखे चारण साहित्य उनको भाट कवि कहा जाने लगा। तो आपने जाना रासो साहित्य की उत्पत्ति और रासो साहित्य का अर्थ। अब जानते हैं यह भाट कवि अपने जीवन यापन के लिए, ये जो भाट कवि थे वो अपने जीवन यापन के लिए आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा करते थे, यानी कि जिस राज्य में वो लोग रहते थे वहाँ के राजा के बारे में उनकी बड़ाई करते थे, उनके युद्ध का बखान करते थे, यानी कि उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हीं के माध्यम से इनका जीवन यापन चलता था। तो रासो साहित्य की ऐसी उत्पत्ति हुई। अब जानते हैं कि अलग अलग विद्वान इनके बारे में क्या क्या कहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि नंद दुलारे वाजपेयी, दर्शन शर्मा और नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इन तीनों ने रासो शब्द की उत्पत्ति जो है वो रास शब्द से मानी है। इन तीनों ने कहा है कि रास शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो रासो शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो रास शब्द से हुई। तो राजस्थानी शब्दकोश में रासो का मतलब ये होता है लड़ाई झगड़ा करना, यानी कि जो रासो साहित्य है उसके अंतर्गत ज़्यादा जितनी रचनाएं हुई हैं वो राजस्थान की संस्कृति के इर्द गिर्द संबंधित है, यानी कि राजस्थान की संस्कृति को लेके वहाँ के राजाओं का जीवन, उनकी लड़ाई, उनकी वीरता को मद्देनज़र रखते हुए ये रचनाएं हुई हैं। तो इसीलिए राजस्थानी शब्दकोश में रासो का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। अब जानते हैं कि रास साहित्य और रासो साहित्य में क्या अंतर होता है। तो इसके बारे में जान लीजिए कि इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। सबसे पहले ये जानिए तो रास साहित्य जो है ये एक धार्मिक संप्रदाय का साहित्य है, यानी कि इसमें जो साहित्यिक रचना हुई वो धर्म को मद्देनज़र रखते हुए रचनाएं हुई थी। और रासो साहित्य जो है वह एक व्यवहारिक साहित्य है, यानी कि वहाँ के व्यवहार, रासो साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उसमें व्यवहार को प्रमुखता दी गई है। अब आइए रास साहित्य में, यहाँ पर साहित्य जैनाचार्य लिखते थे और रासो साहित्य में भाट कवि लिखते थे साहित्य को। रास साहित्य में धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखा गया था। रास साहित्य जो था वो धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए लिखा गया था, लेकिन रासो साहित्य जो लिखा गया था वो अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा हेतु लिखा गया था, यानी कि ये जो भाट कवि थे अपने राजा की प्रशंसा के लिए ये साहित्य का लिखे। और रास साहित्य में ये धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए साहित्य लिखा गया। रास साहित्य वास्तविक वर्णन मिलता है, यानी कि रास साहित्य में वास्तविक यथार्थ चित्रण होता है और यहाँ पे काल्पनिक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। रासो साहित्य में यहाँ काल्पनिक अतिशयोक्तिपूर्ण, यानी कि कोई भी जैसे कम यथार्थ है उसमें ज़्यादा काल्पनिकता और का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है रासो साहित्य में। लेकिन रास साहित्य में वास्तविक वर्णन हुआ है, जो देखा गया, जो सुना गया उसी को ध्यान में रखकर रास साहित्य में रचनाएं हुई हैं। अच्छा, रास यहाँ शांत रस की प्रधानता है। ये जो रास साहित्य है यहाँ इसमें शांत रस की प्रधानता मिलती है, लेकिन रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता मिलती है, यानी कि इस साहित्य में वीर रस की प्रधानता ज़्यादा हुई है। अब जानते हैं रासो साहित्य की विशेषताएं कि रासो साहित्य की कौन कौन सी विशेषता है। तो सबसे पहले ये जानिए कि यह साहित्य मुख्यतः चारण कवियों द्वारा रचा गया था। इन रचनाओं में ऐतिहासिकता के साथ साथ कवियों द्वारा अपनी कल्पनाओं का समावेश किया गया है, यानी कि जो ऐतिहासिक कहानी और घटनाओं का वर्णन हुआ है उसमें ये अपना काल्पनिक चीज़ें भी उसमें समाहित किए हैं। चारण कवियों के द्वारा अपने आश्रयदाताओं के शौर्य एवं ऐश्वर्य का अतिशयोक्त वर्णन किया गया, यानी कि राजाओं का, इनकी वीरता और इनके पराक्रम का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन ये किए हैं इस साहित्य में। इसमें युद्ध और प्रेम का वर्णन अधिक किया गया है। रासो साहित्य जो है इसमें युद्ध और प्रेम का ज़्यादा वर्णन किया गया है।
यह वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता, यानी कि रासो साहित्य में वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है। अगला नेक्स्ट है कि इनकी रचनाओं में टिंगल और पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाएं जो हैं वह डिंगल और पिंगल शैली में लिखी गई हैं। डिंगल का मतलब होता है कि अपभ्रंश और राजस्थान से जो मिक्स होकर जो रचनाएं होती हैं उनको डिंगल कहा जाता था, और पिंगल उसको कहा जाता था जो ब्रज भाषा और राजस्थानी भाषा का सम्मिलित रूप को पिंगल कहा जाता था। अगला ये कि रासो साहित्य की अधिकांश रचनाएं संदिग्ध एवं अर्ध प्रमाणित मानी जाती है, यानी कि रासो साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उसमें ज़्यादातर रचनाएं अर्ध प्रमाणित हैं, उनका पूरा प्रमाण नहीं मिलता है। अब जानते हैं कि रासो साहित्य के रचनाकार यानी कि मुख्य कवि, रासो साहित्य में कौन कौन से कवि आते हैं, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, उनके बारे में जानिए। तो सबसे पहले हैं दलपति विजय, दूसरे हैं नरपति नल्लाह, तीसरे हैं जगनीकी, चौथे हैं चंद्रबरदाई, पांचवें हैं सारंगधर और छठवें हैं अज्ञात। तो सबसे पहले ये जानिए दलपति विजय के बारे में कि दलपति विजय ने कौन सी रचना की है और क्या क्या वर्णन किए हैं। तो दलपति विजय ने खुमाण रासों की रचना की है। इनका जो रचना काल है वो 9वीं शताब्दी मानी जाती है। इनका रचना काल 9वीं शताब्दी मानी जाती है। राजस्थान के वृत्त संग्रहालय में इससे 17वीं शताब्दी की रचना मानी गई है। राजस्थान का जो वृत्त संग्रहालय है इसमें 17वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। डॉक्टर मोतीलाल मनरिया ने इनका रचना काल जो है वो 17वीं शताब्दी माना है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक का वर्णन मानते हैं, यानी कि खुमाण रासों में 9वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक का वर्णन मिलता है। इनकी रचना में ये जो खुमाण रासो है इसमें कुल 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। इसमें 5000 छंदों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में वर्णित है। इस ग्रंथ की जो प्रामाणिकता है लिखित जो रखा जाता है जो साक्ष्य वो पूना संग्रहालय में रखा गया है। इस ग्रंथ में बगदाद के खलीफा अलुमान और चित्तौड़ के राजा खुमाण रासों के मध्य युद्धों का वर्णन किया गया है, यानी कि बगदाद के जो खलीफा थे अलमान और चित्तौड़ के राजा खुमाण के मध्य युद्ध हुआ था और उसी युद्ध का वर्णन इसमें खुमाण रासों में मिलता है। इस ग्रंथ में वीर रस प्रधान और श्रृंगार रस की झलक मिलती है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। इस रचना में खुमाण नामक 3 राजाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें 3 राजाओं का वर्णन है। तो पहला जो है वो है प्रथम खुमाण जो है इनका समय काल 810वीं विक्रम संवत से 865 विक्रम संवत तक माना जाता है। द्वितीय खुमाण है उनका जो समय काल है वो 870 विक्रम संवत से 900 विक्रम संवत तक माना जाता है। तृतीय खुमाण जो है उनका जो समय काल है वो 965 विक्रम संवत से 990 विक्रम संवत तक माना जाता है, यानी कि इसमें 3 राजाओं का वर्णन मिलता है। अब आगे देखिए नरपति नल्लाह के बारे में कि नरपति नल्लाह ने कौन सी रचना की है, तो आइए जानते हैं। तो नरपति नल्लाह ने बीसल देव नामक ग्रंथ की रचना की है। बीसल देव रासो की रचना की है। यह एक गेय प्रधान काव्य है, यानी कि यह एक गेय काव्य है। इस रचना का जो समय काल है वो 1155 ईस्वी से यानी 1212 विक्रम संवत से मानी जाती है। इस रचना में संयोग और वियोग श्रृंगार का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। बीसल देव रासो मुक्तक काव्य है। इसमें कुल 128 छंद हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है जिसमें 12 मासा का वर्णन किया गया है। 12 मासा की शुरुआत कार्तिक मास से होती है। जैसे पद्मावत में जो है पद्मावत है जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है उसमें भी 12 मासा का वर्णन किया गया है, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो आषाढ़ मास से की जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है इनका जो है इनकी शुरुआत 12 मासा का वर्णन और इनकी शुरुआत जो है कार्तिक मास से होती है। बीसल देव में मेघदूत की काव्य परंपरा की झलक मिलती है। इस रचना में 4 खंडों का वर्णन किया गया है। तो कौन कौन से खंड में क्या क्या है इसके बारे में जानिए। तो प्रथम खंड जो है इसमें मालवा के राजा भोर परमाल की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव तृतीय के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में जो है रानी राजमती के किसी व्यंग से रुष्ट होकर राजा बीसल देव उड़ीसा चले जाते हैं और 12 महीना वहीं प्रवास करने का निर्णय लेते हैं। यानी कि प्रथम खंड में मालवा के राजा भोजराज पुत्री यानी राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसल देव के विवाह का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में अपनी पत्नी राजमती के व्यंग से रुष्ट होकर ये जो चौहान है बीसल देव ये उड़ीसा चले जाते हैं और 12 महीने वहीं प्रवास का निर्णय लेते हैं। तृतीय खंड जो है इसमें राजमती के विरह वर्णन का बीसल देव के उड़ीसा से लौटने का वर्णन किया गया, यानी कि जब बीसल देव 12 महीने के लिए उड़ीसा में रुक जाते हैं
तो यहाँ राजमती जो है वह विरह वर्णन करने लगती हैं। 12 मास का मतलब उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में 12 मासा में वर्णन विस्तृत किया गया है। तो उसी का वर्णन तृतीय खंड में मिलता है। फिर वहाँ से कैसे बीसल देव उड़ीसा से वापस लौट कर आते हैं उसका भी वर्णन इसमें किया गया है। चतुर्थ खंड जो है इसमें राजा भोज को अपनी पुत्री को घर लाना और बीसल देव के का अपने ससुराल से राजमती को वापस चित्तौड़ लाने का वर्णन किया है। यानी कि अपनी पुत्री का जो दुख है उसको देखकर जो उनके जो पिता रहते हैं वो वहाँ ये जो राजमती को अपने घर लेके चले आते हैं। फिर बीसल देव वापस लौटते हैं और अपने ससुराल जाके राजमती को अपने घर वापस लाते हैं। तो चतुर्थ खंड में इसी का वर्णन है। अब जानते हैं बीसल देव के वीर चरित्र का वर्णन संस्कृत कवि सोम द्वारा रचित नाटक ललित विग्रह में भी किया गया है। इस नाटक का कुछ अंश बड़ी बड़ी शिलाओं पर खुदा मिलता है, यानी कि खुदाई के माध्यम से खोदा गया है और यह राजपूताना म्यूजियम में भी सुरक्षित है। तो आपने जाना बीसल देव के बारे में। बीसल देव एक नीतिपरक ग्रंथ भी माना जाता है। बीसल देव एक नीतिपरक ग्रंथ भी माना जाता है। रचना के समय को लेकर अलग अलग विद्वानों का मत है। बीसल देव जो रचना है उसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में जानिए। तो मोतीलाल मेनरिया ने इसका जो बीसल देव रचना है उसका समय काल 16वीं शताब्दी माना है। माता प्रसाद गुप्त ने 14वीं शताब्दी माना है। राय बहादुर पंडित और गौरी शंकर ने हमीर के समय का माना है, यानी हमीर राशों का जो समय है, जो रचना का समय काल था उसी का समय काल मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे 1212 विक्रम संवत माना है। राम कुमार वर्मा ने 1058 विक्रम संवत माना है। मिश्र बंधुओं ने 1212 माना है और यही सर्वमान्य है। जो मिश्र बंधु की रचना है यही सर्वमान्य है। अब जानते हैं जगनीकी के बारे में कि जगनीक ने कौन सी रचना की है। तो जगनीक ने परमाल रासों की रचना की है। यह एक आल्हा खंड है। इसका समय काल जो है, इस रचना का समय काल 1223 विक्रम संवत यानी 1230 ईस्वी माना जाता है। परमाल रासो वीर रस प्रधान ग्रंथ है। यह ग्रंथ अपने गेयता यानी गायन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में इसे आल्हा खंड या आल्हा कहा जाता है। इस रचना का सर्वप्रथम प्रकाशन जो है वो 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने आल्हा खंड के नाम से किया था। यानी कि चार्ल्स इलियट जो थे वो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे। उन्होंने इस रचना का नामकरण जो आल्हा खंड के माध्यम से आल्हा खंड नामकरण किया है और 1865 में इसका प्रकाशन करवाया था। तो आपने जाना। इसके बाद परमाल रासों के बारे में श्याम सुंदर दास ने कहा कि श्याम सुंदर ने काशी नागरिक प्रचारी सभा 1976 में परमाल रासो नाम से करवाया था। श्याम सुंदर दास ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें अर्ध प्रमाणिक काव्य माना है। इस रचना का गीत आषाढ़ और श्रावण मास यानी वर्षा ऋतु में गाया जाता है। आल्हा जो गाया जाता है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, यह इसे गाने का समय जो है वो आषाढ़ और श्रावण मास ये 2 महीने में आल्हा गाया जाता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। अब इसके बारे में जानिए कि जगनीक कालिंजर के राजा चंदेल परमाल देव के आश्रय में रहते थे। यानी कि जो जगनीक थे वो कालिंजर के चंदेल राजा परमाल देव के आश्रय में रहते थे। परमाल देव की सेना में कई शाखाएं थीं, जिसमें एक शाखा का नाम जो था वो बनाफर शाखा था। इस शाखा के 2 सेनापति थे, जिसमें एक का नाम आल्हा और दूसरे का नाम रुदल था। इस काव्य ग्रंथ में इन्हीं आल्हा रुदल के वीरता का यशोगान किया गया है। यानी जो ये परमाल रासो है इसमें ये जो आल्हा और रुदल हैं इन्हीं 2 सेनापतियों का वर्णन किया गया है। आल्हा का विवाह सोनवा नामक कन्या से होता है और रुदल का विवाह फुलवा नामक कन्या से होता है। आल्हा रुदल को 3 चीज़ें प्रिय थी। ये जो आल्हा रुदल हैं इनको क्या प्रिय था इसके बारे में भी जान लीजिए। तो आल्हा रुदल को 3 चीज़ें प्रिय थी। एक था जो राजा परमाल देव थे, दूसरा महोबा और तीसरा राजा की पत्नी मलना। राजा की जो पत्नी थी, परमाल देव की पत्नी जो थी, उनका नाम मलना था। तो ये तीनों चीज़ें ये दोनों सेनापतियों को बहुत प्रिय थे। पृथ्वीराज चौहान ने इस वीर सपूतों को मार दिया। यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई हुई तो उसी में ये दोनों आल्हा रुदल मारे गए। तो ये पंक्ति बहुत फेमस है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवें, आओ जीवन को धिक्कार। इस रचना का जो भाषा है वो पिंगल भाषा मानी जाती है और इसमें राजस्थानी, ब्रज एवं मध्य प्रदेश की भाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग देखने को मिलता है। अब आते हैं चंद्रबरदाई के बारे में जानते हैं कि चंद्रबरदाई ने कौन सा ग्रंथ लिखा। तो इनका बहुत फेमस ग्रंथ है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें कहा है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है।
चंद्रबरदाई को हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य मानते हैं आचार्य रामचंद्र सूद। पृथ्वीराज रासों में 69 सर्गों का प्रयोग किया गया है। इसमें जो सर्ग हैं वो 69 हैं। इसमें पदों की संख्या जो है वो 1000 मतलब 1600 यानी कि 16,306 पदों का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें कुल 72 छंदों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस 68 छंदों की बात कही है, यानी कि कुछ विद्वान इसके 72 छंद मानते हैं और डॉक्टर नागेंद्र इसके 68 छंदों की बात कहते हैं। डॉक्टर नामौर ने चंद्रबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासों को छंदों का राजा कहा है। इसमें पिंगल राजस्थानी ब्रज भाषा को मिला के पिंगल भाषा बनती है, तो इसमें पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके जो कुछ विशेष तथ्य हैं जो जान लीजिए कि क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी जो है वो कर्नल जेम्स टाड के ग्रंथ एनालिस एंड एक्टिविटीज ऑफ 1839 से मिलता है। उन्होंने एक भाग को सांगोपता नेम नामक से प्रकाशित करवाया था। आचार्य शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार इस ग्रंथ का उत्तरार्ध भाग चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया गया था, यानी कि इसको इनका जो ये ग्रंथ है उसको इनके पुत्र चंद्रबरदाई के पुत्र थे जल्हड़, उन्होंने पूरा किया था। चंद्रबरदाई इस ग्रंथ को पूरा नहीं कर पाए थे। तो इसका साक्ष्य जो प्रमाण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल डॉक्टर नागेंद्र हरप्रसाद शास्त्री ये मानते हैं कि इस ग्रंथ को पूर्ण चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया था। एक इस पे पक्त भी है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दे संचली गज नृपकाज रघुनाथ चरित्र हनुमान कृत भूप भोज उद्धार, यानी कि पुस्तक जल्हड़ का जो जल्हड़ के हाथ में देकर चंद्रबरदाई चल देते हैं। तो यानी कि इस पुस्तक को पूरा चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रचना को सुख सुखी संवाद कहकर पुकारा। तो ये सुख सुखी संवाद कौन कहा है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो सुख सुखी संवाद कहते हैं पृथ्वीराज रासों को। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने इस रचना को घटना कोश कहकर पुकारा है। बाबू गुलाब राय ने इस रचना को स्वाभाविक विकासशील कहकर पुकारा है। कर्नल टाड ने इस रचना को ऐतिहासिक ग्रंथ माना है। कई मास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है, यानी कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का संबोधन करके इसे कहा है। तो पृथ्वीराज रासों का पहला सर्ग जो है वो आदि खंड के नाम से जाना जाता है, यानी कि पृथ्वीराज रासों का पहला सर्ग आदि खंड के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा जो सर्ग है वो कनपुंज समय है। इसमें पृथ्वीराज और जयचंद के युद्धों का वर्णन है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पहले सर्ग का क्या नाम है, तो आदि खंड है। सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, तो कनपुंज समय है। और अब देखिए कि मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को कहा है। यह एक प्रबंध काव्य है। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से कवि ने पृथ्वीराज रासों को प्रमाणित माना है, कौन कौन से कवि ने अर्ध प्रमाणित माना है। इसको जानने से पहले आप जान जाइए कि पृथ्वीराज रासों में कहानी क्या है। तो पृथ्वीराज रासों जो है जिसमें कहानी ये है कि राजा जयचंद्र एक राजसूय यज्ञ कराते हैं। जैसे पहले राजसूय यज्ञ होता था जिसमें सभी राजाओं को बुलाते हैं, लेकिन उस राजसूय यज्ञ में पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद्र को क्रोध आया कि मेरे बुलाने पर पृथ्वीराज नहीं आए, और जयचंद्र ने क्रोध में आके पृथ्वीराज की सोने की मूर्ति बनाकर द्वारपाल के रूप में अपने दरबार में खड़ा कर देते हैं। उसी यज्ञ के दरमियान जयचंद्र अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर भी रखते हैं। क्योंकि स्वर्ण मूर्ति खड़ी थी तो पृथ्वीराज चौहान के रूप में संयोगिता पर वर चुनने के लिए दरबार में जाती हैं और सभी राजाओं को देखते हुए चली जाती हैं और उसी मूर्ति के गले में जाके वरमाला डाल देती हैं और उन्हें अपना पति चुन लेती हैं। इस पर जयचंद्र जो हैं वो अपनी बेटी को गंगा के किनारे महल रहता है उसी में ले जाकर कैद कर देते हैं। इस पर चूँकि संयोगिता पहले से ही पृथ्वीराज चौहान के साथ प्रेम करती रहती हैं, और ये चीज़ जो है कैद करने के बाद जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वह जयचंद के युद्ध करके संयोगिता को ले जाते हैं और गंधर्व विवाह करते हैं। तो गंधर्व विवाह का मतलब ये होता है कि जिसमें जैसे प्रेम पहले हो और गर्भ ठहर जाए उसके बाद शादी होती है, तो उसी को गंधर्व विवाह कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता पहले से ही प्रेम किया करते रहते हैं। तो इसमें दो प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम उसके बाद ये लोग रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद जैसे दो प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम करते हैं, उस प्रेमिका पर मोहम्मद गौरी के एक सेनापति की बुरी नज़र रहती है। वो प्रेमी प्रेमिका पृथ्वी चौहान की शरण में जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होता है। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, लेकिन दूसरी लड़ाई जब होती है
तो मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। तो इसमें यही कहानी और इसी कहानी का इसमें वर्णन मिलता है। तो अब जानते हैं कि ये प्रमाणित क्या है और अर्ध प्रमाणित। तो प्रमाणित मानने वाले जो कवि हैं वो कुंवर कन्हैया जू हैं, श्याम सुंदर दास हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांडेय हैं, मिश्र बंधु हैं, राजा कृष्णदास हैं, कर्नल टांड है और मोतीलाल मगहरिया हैं। अब जानते हैं कि अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। तो अप्रमाणिक जो मानते हैं वो हैं कविराज मुरानी दीना, कविराज श्यामदास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और मुंशी देवी प्रसाद। ये अप्रमाणित मानते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। अर्ध प्रमाणित कौन मानते हैं। तो अर्ध प्रमाणित जो मानने वाले हैं वो हैं विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगर चंद्र नाहक, मुनिजिन विजय और सुनीति कुमार चटर्जी। ये अर्ध प्रमाणित मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से कवि प्रमाणित मानते हैं, कौन से कवि अर्ध प्रमाणित मानते हैं, कौन से कवि तो अप्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज चौहान मतलब पृथ्वीराज रासो को। तो यहाँ से यही क्वेश्चन आता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है। अब जानते हैं प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यंजना के लिए चंद्र बरदाई ने 9 रसों का मार्मिक चित्रण किया था। तो उसी के बारे में ये जो लिखा गया है वो यही है। अब जानते हैं कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा यह 4 संस्करण में प्रकाशित किया गया था पृथ्वीराज रासो। तो बृहद रूपांतरण में, मध्यम रूपांतरण में, लघु रूपांतरण में और लघुत्तर रूपांतरण में। तो बृहत्तर जो रूपांतर है इसमें छंदों की संख्या 13,603 मानी जाती है और 69 इसमें सर्ग हैं। मध्य रूपांतर है इसमें छंदों की संख्या 7,000 मानी जाती है। लघु रूपांतरण में 3500 छंदों की संख्या मानी जाती है और 19 सर्ग माना जाता है। लघुत्तर रूपांतर में इसमें 1300 छंद माने जाते हैं। तो इनकी जो प्रतियां हैं या साक्ष्य जो हैं वो बीकानेर यानी राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षित रखी गई हैं। तो आपने जाना पृथ्वीराज रासो के बारे में। अब जानते सारंगधर सूरी के बारे में। तो सारंगधर ने हमी रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। एक अपर्याप्त ग्रंथ माना जाता है। इसकी कल्पना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृतिक पैंगलम के आधार पर किया था। इसमें 8 छंदों का वर्णन मिलता है। हमी रासो ग्रंथ में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्धों का वर्णन किया गया है। हमीर रासो जो है सारंगधर जो रचना किए हैं, जिस ग्रंथ की रचना किए हैं उसमें हमीर रासो में राजा हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्धों का वर्णन मिलता है। प्रामाणिकता के तौर पे प्रामाणिक प्रतियां न होने के कारण यह जो ग्रंथ है इसका अस्तित्व नहीं मिलता है। तो विद्याधर, सारंगधर, बब्बर, जज्जर इन 4 कवियों की रचनाओं को लक्ष्मीधर ने संकलन प्राकृतिक पैंगलम नाम से किया है। यानी कि विद्याधर की रचना, सारंग, बब्बर, जज्जर इन 4 कवियों की जो रचनाएं हैं उसको एक में संकलन किया है। कौन किया है। तो लक्ष्मीधर ने किया है। किस नाम से किया है। तो प्राकृतिक पैंगलम के नाम से किया है। अब जानते हैं नल सिंह भाट ने कौन सी रचना की है। तो नल सिंह भाट ने विजयपाल रासो की रचना की है। इसका जो समय काल है वो 16वीं शताब्दी माना जाता है। मिश्र बंधुओं ने इसका समय काल 1298 ईस्वी माना है। यह मूलतः अपभ्रंश में रचित है। इसमें 42 छंद उपलब्ध हैं। विजयगढ़ के करौली राजा, इसमें जो कहानी का वर्णन है, विजयगढ़ के करौली राजा विजयपाल और पंग के राजा के युद्धों का वर्णन इसमें भी मिलता है। अब अगला नेक्स्ट जानते हैं कि अज्ञात कवि ने क्या किया है। तो अज्ञात ने मंजू रासो की रचना की है। इसमें 20 छंदों का वर्णन मिलता है। इसमें राजा मुंज और राजा तैलक की शत्रुता और युद्धों का वर्णन भी इसमें मिला है। अब जानिए रासो साहित्य के कुछ अन्य कवि भी हैं। तो रासो साहित्य के अन्य जो कवि हैं वो हैं अब्बू रास, जिन्होंने 1232 में पल्लव यानी अब्बू रास के रचनाकार अब्बू रास ग्रंथ है। इसकी रचना जो है 1232 ईस्वी में कल्हड़ कवि ने किया था। कलछुल रास की रचना 1306 ईस्वी में प्रज्ञा तिलक ने किया था। गया सुकुमार रास की रचना 14वीं शताब्दी में दिल्हड़ ने किया था। गौतमी स्वामी रास की रचना 135 ईस्वी में उदयवंत ने किया था। तो रासो साहित्य के कुछ अन्य कवि हैं। अब आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या उठाता है। तो जानिए क्वेश्चन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आला खंड दूसरा नाम है तो किसका है। तो परमाल रासो का। रचयिता कौन है। जगनीकी है। ये 2009 में टीजीटी में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन ये कि बीसल देवरासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है। तो गेय शैली का। बीसल देवरासो का के रचनाकार जो है वो नरपति नल्लाह माने जाते हैं। ये टीजीटी 2004 में आया था। अगला क्वेश्चन ये कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो चंद्र बरदाई हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आया है पीजीटी में, 2009 में और 2017 में। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार काव्य कौन सा है। तो बीसल देव रासो है। ये भी पीजीटी 2009 में आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो पृथ्वीराज रासो है। यह यूजीसी नेट 2007 में क्वेश्चन आया था। ये पंक्ति है कि 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किस रासो काव्य की है।
तो ये परमाल रासो की है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। अगला क्वेश्चन है कि राजमती किस काव्य कृति की नायिका है? तो राजमती जो है वो बीसल देव रासो की नायिका हैं। और बीसल देव रासो के रचनाकार जो है वो नरपति नल्ला हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये नरपति नल्ला है। ये यूजीसी नेट 2015 में और 16 में दोनों में क्वेश्चन आया था। अब जानते हैं कि किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छपियों का राजा कहा गया है? तो कौन कहे हैं ये? तो ये शिव सिंह सरोज ने कहा है। अगला क्वेश्चन है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य का। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो जो चंद्रबरदाई थे वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है कि आल्हा और रुदल नामक दो वीरों की वीरता का वर्णन किसमें मिलता है? तो परमाल रासो में मिलता है। ये भी क्वेश्चन 2010 में और 2015 में पीजीटी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ जाते हैं? राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ जाते हैं? तो राजमती से रूठकर बीसल देव उड़ीसा जाते हैं। ये पीजीटी 2013 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो टिंगल और पिंगल भाषा में। ये भी केबीएस पीजीटी 2014 और 2018 में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है कि वीरकाल का प्रसिद्ध प्रबंध कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। ये भी पीजीटी 2014 में आया था। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पेंगलम के रचयिता कौन है? तो बंशीधर हैं। अगला क्वेश्चन है कि बारहमासा का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है? तो संदेश रासक में मिलता है बारहमासा का वर्णन। तो आज आपने जाना रासो साहित्य के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपका